So, hey everyone, I welcome you all to Tanu Chahar Academy. If you are also preparing for SSB, then this video is for you. Because in this video, I have covered the news which is important for your SSB. Also, not just news, as I promised in my last video, I have also covered the static portion as well as the pointers for your SSB. So, this is going to be my first lecture and मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूँ. So, let's get started. सो आर फर्स्ट कैटेगरी इज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एंड उसमें हमारी फर्स्ट न्यूज़ है H1B वीज़ा रिफॉर्म्स. तो रिसेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अनाउंसमेंट के थ्रू बताया कि जो वीज़ा फ़ीस है H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए जो लोग न्यू अप्लाई करेंगे इट इज़ इंक्रीज टू $100,000. तो ये जो अमाउंट है ये बहुत बड़ा अमाउंट है. इतना तो जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी एनुअल सैलरी भी नहीं होती है. अब इस न्यूज़ को हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया पे होने वाले हैं. बिकॉज 70% ऑफ द H1B वीज़ा होल्डर्स आर इंडियंस. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़. सबसे पहले हम लोग स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हैं जिससे हमारा फाउंडेशन बिल्ड होगा. फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ H1B वीज़ा. सो दिस इज़ नॉट अ न्यू प्रोग्राम. इट वॉज स्टार्टेड इन 1990s एंड उस टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था टू गेदर द ग्लोबल टैलेंट ताकि जो यूएस की इकॉनमी है वो बूस्टअप हो पाए. एंड इसमें जो एक कंडीशन रखी गई थी कि जो लोग आएंगे H1 वीज़ा के थ्रू वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में आएंगे लाइक अंडर स्टेम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर जो टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं वो इस वीज़ा के थ्रू यूएस में एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं. एंड इसका एनुअल कैप भी रखा गया. इट्स 85,000. अगर उससे वैल्यू इंक्रीज़ होती है फिर एप्लीकेंट्स उससे ज़्यादा आते हैं तो लॉटरी बेस्ड सिस्टम भी रखा गया था जिसको अभी रिसेंटली फिर से रिफॉर्म उसके अंदर भी लाए गए थे. सो ओवरऑल ये क्या है, एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को दिया जाता है, वो भी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में. सो लेट्स सी द बिहाइंड स्टोरी. अभी ये जो न्यूज़ है जिसमें $100,000 का एक अमाउंट रखा गया है एंड ये एक प्रोहिबिटिव अमाउंट है क्योंकि क्लियरली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है कि कोई भी फॉरेन वर्कर आकर वहाँ पर काम करे एंड दैट टू अ स्किल्ड वर्कर. क्योंकि जो ट्रम्प का आइडियोलॉजी है एंड उनके जो फॉलोअर्स हैं वो यही चाहते हैं दैट जो भी एम्प्लॉयर्स होंगे या फिर जो भी जॉब्स होंगी वो उनके लोकल्स या फिर जो नेटिव अमेरिकन्स हैं जो वहाँ पर उनके सिटीजन्स हैं उनको मिलनी चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को. अभी होता यह है कि जो कंपनीज वहाँ पर टेक जायंट्स हैं फिर जो भी कंपनीज वहाँ पर हैं वो लोअर वेजेस में बाहर से फॉरेन वर्कर्स को, स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर लेती हैं एंड जो वहाँ के लोकल वर्कर्स हैं फिर जो सिटीजन्स हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. तो एक तरह से जो फ्रस्ट्रेशन था वहाँ पे लोगों का वो यही था एंड ट्रम्प हैज़ ट्राई टू सॉल्व दिस. एंड उन्होंने ये जो प्रोक्लेमेशन है उसके थ्रू बताया कि ये जो फ़ीस है वो $100,000 का उनसे लिया जाएगा. दिस इज़ अ प्रोहिबिटिव फीस. एंड जो ऑफिशियल पर्पस है या फिर जो ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव है वो आपके दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने. दिस इज़ टू कर्ब अब्यूजेस एंड टू प्रोटेक्ट अमेरिकन वर्कर्स. सो दिस वाज स्टेटेड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन. एंड now let's move forward and see how does this decision impacts India. So now let's see what's the impact on India. अभी हम जो ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं इट्स रिलेटेड टू यूएस बट स्टिल इट इम्पैक्ट्स इंडिया क्योंकि जो टॉप मोस्ट कंट्री जो H1B वीज़ा होल्डर्स जिस कंट्री से हैं वो है इंडिया. अराउंड 71% ऑफ द H1B वीज़ा होल्डर्स आर इंडियंस एंड उसके बाद चाइना आता है. तो यहाँ की जो यूथ है जो कि अभी अप्लाई करना चाहती है फॉर H1B वीज़ा ये उनके लिए एंट्री लेवल पे एक प्रोहिबिटरी एक्शन है. एंड ऑल्सो जो कि स्मॉल बिजनेसेस हैं यूएस में जो कि इंडिया बेस्ड हैं उनके लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि वो लो वेजेस पे फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को हायर करते थे थ्रू H1B वीज़ा प्रोग्राम. अब उन्हें एक वर्कर के लिए $100,000 देना होगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है एंड they'll try to hire the local citizens जो कि हायर वेजेस में उनको मिलेंगे. तो ये वहाँ पर एक इकोनॉमिक लेवल पर एक चैलेंज होने वाला है फॉर बोथ द H1B वीज़ा होल्डर्स एंड द स्मॉल बिजनेसेस. ऑल्सो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं क्योंकि इंडिया से ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है. ब्रेन ड्रेन मतलब यहाँ से जो हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं दे ट्राई टू मूव इन अदर कंट्रीज़ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. अभी जब ये प्रोहिबिटरी एक्शन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले लिया यूएस गवर्नमेंट ने तो जो लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्राई करेंगे कि वो अपने ही कंट्री में रह के दे ट्राई टू वर्क क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कभी भी किसी भी कंट्री में आ सकती है.
So now comes the most interesting part of this video, which is SSB toolkit. तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के लिए. फर्स्ट इज़ योर जीडी एंड सेकेंड वन इज़ योर ओपिनियन बिल्डिंग. तो कोई भी न्यूज़ हम पढ़ते हैं उसके लिए हम एक बैलेंस्ड ओपिनियन अपनी प्रेजेंट करनी होती है व्हेन इंटरव्यू आस्क अस. अगर आप ज़्यादा एक्सट्रीम्स में जाते हो, मे बी यू आर प्रेजेंटिंग योर ओपिनियन इन वेरी पॉजिटिव वे और वेरी नेगेटिव वे, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है. तो आज हम लोग सीखेंगे एक बैलेंस्ड ओपिनियन कैसे बनाता है, एंड जो ये न्यूज़ है उसी पर बेस्ड हम लोग ओपिनियन बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग जीडी के लिए देखते हैं. एक्चुअली जीडी में वी आर प्रोवाइडिंग आर ओपिनियन, आर थॉट्स इन अ ग्रुप, एंड हमको जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास है, एक्चुअली डेटा जो है वो लॉन्ग टाइम तक हमें कब याद रहता है, जब हम उसको रिपीट करते हैं. तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आई ट्राई टू रिपीट दिस डेटा एज मेनी टाइम एज पॉसिबल. तो सबसे पहले जो हमारी आज की न्यूज़ थी उसमें फर्स्ट डेटा यही था कि जो न्यू फ़ी है H1B वीज़ा की, वो उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, एंड द न्यू अमाउंट इज़ $100,000. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वन टाइम फ़ी है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन US एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल नोटिस में भी रहा था. तो ये एक वन टाइम फ़ी है. एंड जो प्रीवियस फ़ी थी वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उसकी रेंज है वो 215 से 5,000 तक थी पहले, बट नाउ उसको इंक्रीज़ कर दिया गया और बहुत ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज़ किया है. अब थर्ड डेटा जो है वो है रिलेटेड टू द H1B वीज़ा होल्डर्स हु आर इंडियंस. तो जो टोटल वीज़ा होल्डर्स हैं उनमें से 71% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं. इट मीन्स इंडिया जो है वो टॉप मोस्ट कंट्री है व्हेन इट कम्स टू H1B वीज़ा. सेकेंड जो आती है कंट्री जिसके सिटीजन्स वहाँ पर रह रहे हैं US में थ्रू H1B वीज़ा, तो वो है चाइना, और इनका परसेंटेज 11.7% है. तो यहाँ पर टोटल हमने 3 डेटा सेट्स को पढ़ा. एंड यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप कभी जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड ये वाला आर्ग्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना है, तो आप डेटा को ज़रूर इंक्लूड करो. नेक्स्ट कम्स आर ओपिनियन बिल्डिंग. अब किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव अगर आपको रखना है, तो कैसे आप उसके लिए वहाँ पर सोचोगे, या फिर पहले से ही आप कैसे प्रिपेयर करोगे. तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द इशू. हमने अभी समझा कि पूरी न्यूज़ क्या थी, तो हमने पहला वाला जो पार्ट है वो कवर कर लिया है. सेकेंड थिंग इज़ आइडेंटिफाई द कॉम्पीटिंग व्यू पॉइंट्स. अब हर किसी न्यूज़ में 99% न्यूज़ में 2 व्यू पॉइंट्स होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक नेचुरली एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एंड उन दोनों को बैलेंस करके ही हमें एक अपना व्यू पॉइंट बनाना है और उसको कंक्लूड करना है. तो यहाँ पर जो न्यूज़ है, यहाँ पर 2 व्यू पॉइंट्स हैं. सबसे पहले है US का व्यू पॉइंट, जो अपने स्टेट के लिए, फिर जो अपने कंट्री के लिए दे वांट टू डू सम गुड थिंग्स. वो चाहते हैं कि जो उनके कंट्री मैन हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. इसके लिए दे आर डूइंग एवरीथिंग. लाइक उन्होंने जो ये प्रोहिबिटिव फीस लगाई है ये उसी के लिए. दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन्स राइट्स. एंड जो दूसरा व्यू पॉइंट है, जो ग्लोबल व्यू पॉइंट है, जो इंडियन व्यू पॉइंट है, वो ये है कि ये एक तरह से जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, फिर जो फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए प्रोहिबिशन है, या फिर हम कह सकते हैं एक बैरियर बन चुका है. एंड अगर हम ग्लोबल व्यू पॉइंट से देखें तो जो USA है वो खुद ही अपनी इकॉनमी को अब स्लो डाउन करने के लिए तैयार है, लाइक बिकॉज इट इज़ ट्राइंग टू प्रोहिबिट द स्किल्ड वर्कर्स जो कि उनको कम वेज पे मिल रहे थे, एंड जो अब उनकी इकॉनमी में एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे. बट अभी जब वो चले जाएंगे तो ये एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन की तरह बाकी कंट्रीज़ में होगा. तो ये ग्लोबल व्यू पॉइंट है. नाउ अगर हमें इसी चीज़ को, दोनों व्यू पॉइंट्स को अगर हमें कंबाइन करके एक कॉमन पर्सपेक्टिव या फिर एक बैलेंस पर्सपेक्टिव बनाना है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो. वेल, द पॉलिसी में जेन्युइनली एम टू प्रोटेक्ट US वर्कर्स एंड रेज द स्किल बार. It could also have the unintended consequence of pushing Indian talent to other countries and ultimately harming the US innovation ecosystem. तो ये जो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया था, ये इन दोनों न्यूज़ को कंबाइन करके प्रिपेयर किया था. एंड जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आप इस स्किल को मास्टर कर लोगे कि हाउ टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड एंड वेरी मच इफेक्टिव पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू न्यूज़. Friends, now let's move forward. After this news, the second news is related to Palestine, and
पेलेस्टीन को अभी कुछ कंट्रीज़ ने, देयर नेम्स आर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्तुगल एंड फ्रांस, इन्होंने पेलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ किया है एज अ स्टेट, दैट टू फॉर्मली। अभी ये जो एक था, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था ग्लोबल प्लेयर्स के थ्रू टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट एंड टू कम अप विद अ टू स्टेट सोल्यूशन। अभी जो इजराइल है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट। एंड यहाँ पर मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंडिया क्या पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करता है एज अ स्टेट और नॉट? ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। तो ये जो स्टोरी है, ये न्यूज़ स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कुछ हिस्ट्री से। एंड पैलेस्टीन और जो ये इसराइल में वॉर चल रहा है, यू नो दैट थिंग, उसमें काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। एंड जो इसराइल का अभी मिलिट्री एक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। इवन जो गाज़ा स्ट्रिप है उसको वो ऑक्यूपाई करने के लिए इसराइल इज़ रेडी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस न्यूज़ में है क्या। So, approximately 81% member states of UN have formally recognized Palestine as a state. And इसको अगर हम लोग नंबर में कैलकुलेट करें तो इट्स अबाउट 157 कंट्रीज़ आउट ऑफ 193। तो ये हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, फिर जो कंट्रीज़ हैं, वो साथ में आ रही हैं टू स्टॉप द एट्रोसिटीज़ जो अभी इसराइल कर रहा है, वो भी पैलेस्टीन पर। Now let us understand what is this two-state solution, and this is going to be a static portion as well. तो टू स्टेट सोल्यूशन जैसा नाम से पता लग रहा है, देयर विल बी टू स्टेट्स, फर्स्ट इज़ इसराइल एंड सेकेंड इज़ पैलेस्टीन। अब जो ज्यूइश पीपल हैं उनके लिए इसराइल होगा एंड जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनके लिए पैलेस्टीन होगा। तो सब ये जो आइडिया है ये बहुत पुराना आइडिया है, वी कैन से 100 years ओल्ड आइडिया। तो 1937 में पहले ब्रिटिशर्स ने ये जो लैंड है इसको पार्टीशन करने की सोची एंड दे प्रपोज्ड अ प्लान थ्रू पील्स कमीशन। तो ये उस टाइम पे नहीं फॉर्मलाइज हो पाया, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं आ पाया। देन सेकेंड हुआ 1947 में जब UNGA ने अपना एक पार्टीशन प्लान इंट्रोड्यूस किया। उसमें उन्होंने सेम चीज़ रखी कि देयर विल बी टू स्टेट्स, बट उन्होंने थर्ड ये चीज़ रखी कि टू स्टेट्स के अलावा जो जेरूसलम है, जिसको बोन ऑफ कंटेंशन मान सकते हैं, तो वो एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन उसको दिया जाएगा, लाइक इट विल बी इंटरनेशनल जोन। तो इंटरनेशनल जोन उसको मान लिया जाएगा, ऐसा UNGA का प्रपोजल था। तो 1947 के बाद में जो ये प्लान था, उस प्लान के अकॉर्डिंग इसराइल तो बन गया 1948 में, बट पैलेस्टीनियन जो स्टेट था वो कभी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद में जो एक मेजर स्टेप, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हम बोल सकते हैं, वो आया 1993 में एंड इट वाज द ऑस्लो अकॉर्ड्स। अब ऑस्लो अकॉर्ड्स में जो इजरायली गवर्नमेंट है उसने पहली बार फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ किया जो PLO है या फिर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। एंड उसमें यही दोनों की तरफ से शर्तें रखी गई थी कि जो PLO है वो टेररिज्म को रिनाउंस कर देगा एंड जो गवर्नमेंट है इसराइल की, इट विल रिकॉग्नाइज PLO। अब इस इन अकॉर्ड्स के थ्रू जो PLO है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया, साथ में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो इंटरिम गवर्निंग बॉडी है पैलेस्टीन में, उसको भी बनाया गया। बट ये जो अकॉर्ड्स थे वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाए। जो इनका म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है और जो ये टेररिज्म इंस्टेंस हैं और फिर वायलेंस है, उनकी वजह से 2000 में ये जो अकॉर्ड्स थे उनमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। एंड उस टाइम से ही वी कैन नॉट सी एनी स्टेट लाइक एनी कंट्री लाइक पैलेस्टीन। तो अभी जो सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर दिस, दैट इज़ टू स्टेट सोल्यूशन, ताकि जो ये वॉर चल रहा है वो किसी हद तक कम हो पाए। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद ये न्यूज़ आपको ईजी लगने लगेगी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, बट उन सभी को अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए केवल 2 इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ में। फर्स्ट इज़ UNGA, सेकेंड इज़ UNSC। अभी UNSC को समझने के लिए समझिए कि एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बॉडी है, जो हम कह सकते हैं एक लौती बॉडी है जहाँ पे यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। तो 193 जो मेंबर स्टेट्स हैं UN के, उनका सभी का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है एंड उनके जो वोट्स हैं वो इक्वल वोट्स हैं, किसी का भी वोट ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पर है वो ये है कि इसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं, जो भी यहाँ पर रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। कोई भी कंट्री उसको मानना चाहे मान सकती है, नहीं मानना चाहे तो नहीं भी मान सकती है। इट्स नॉन बाइंडिंग, नॉन कंपल्सरी। एंड इसके ही अपोजिट में
एक बॉडी है यूएनएससी या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको P5 बोलते हैं। एंड कमेंट्स में मुझे जल्दी से बता दो कि कौन से P5 मेंबर्स हैं, उनके नेम्स प्लीज़ आप मुझे बताओ। एंड जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। अभी यहाँ पर डिफरेंस क्या है यूएनजी और यूएनएससी में? जो P5 मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है, इट मीन्स उनके पास नेगेटिव वोट होती है, तो एक वीटो से दे कैन स्टॉप होल रेजोल्यूशन। एंड इसीलिए जो ये पैलेस्टीनियन रिकग्निशन या फिर जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो यूएस है जो कि एक P5 कंट्री है, एंड वो क्या कर रहा है, वो उसको ब्लॉक कर दे रहा है। जब भी वो रेजोल्यूशन आता है तो वो उनको ब्लॉक कर देता है। 4 कंट्रीज़ जो है P5 में से वो रिकॉग्नाइज़ करती है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट, बट यूएस नहीं करता, क्योंकि यूएस एंड इज़राइल बोथ ऑफ देम आर एलाइज। तो यहाँ पर हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी था कि व्हाट इज़ यूएनजीए एंड व्हाट इज़ यूएनएससी। यूएनजीए की जो जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं वो सारे अनबाइंडिंग होते हैं, वेल यूएनएससी के जो रेजोल्यूशंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं वो सारे बाइंडिंग होते हैं, और वो भी सारे मेंबर स्टेट्स के ऊपर। So this is all for this news, but most important thing is still left, which is your SSB toolkit. तो हमारे SSB के लिए इस न्यूज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी दैट। सबसे पहली चीज़ जीडी में हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, एंड इफ़ वी आर यूजिंग डेटा देयर तो वो हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एंड उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब कभी भी वॉर की बात आएगी, तो वॉर कैजुअलिटीज़ जो हैं, ह्यूमन लॉस, अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में इंक्लूड कर रहे हो तो वो चीज़ें और ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाती हैं। जैसे जब से इजराइल एंड हमास वॉर स्टार्ट हुई है, वी कैन सी दैट 65,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन पैलेस्टीन। वाइल October 7 में जो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, उस टाइम अराउंड 1200 पीपल, जिनमें से 815 जो थे वो सिविलियंस थे, उनका वी कैन से ह्यूमन लॉस इतने सारे लोगों का हुआ था। बट if we are comparing these two numbers like 1200 and 65,000, तो ये बहुत ज़्यादा अभी इजराइल ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सकलेट कर दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो 1200 डेथ थी वो मैटर ही नहीं करती है, बट स्टिल इफ़ 65,000 हम नंबर को देखेंगे तो दे आर एस्केलेटिंग दिस थिंग टू एन अनदर लेवल। एंड द नेक्स्ट डेटा पॉइंट फॉर दिस न्यूज़ इज़ 157 out of 193 countries have recognized Palestine, and you can approximately say it is 81%. Again, for this news, we have to build that balanced perspective, and we are using the same steps which we have used in the previous news. तो यहाँ पर जो मेजर इशू था वो हमने समझ लिया। पैलेस्टीन को 5 कंट्रीज़ ने अभी एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज़ किया, बट स्टिल पैलेस्टीन एक स्टेट नहीं है, क्योंकि इजराइल एंड USA आर अपोजिंग दिस थिंग। तो देयर आर 2 व्यू पॉइंट्स हेयर। फर्स्ट इज of those countries who are recognizing Palestine as a state, and the other is of Israel and USA. तो हम लोग दोनों के व्यू पॉइंट्स को समझते हैं, एंड देन वील प्रेजेंट आर बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज दोज कंट्रीज़। तो उन कंट्रीज़ का मानना है कि ये जो एक्शन उन्होंने लिया है ये एक काउंटर एक्शन है जो इजराइल एट्रॉसिटीज़ कर रहा है इन गाज़ा, जो रीसेटलमेंट्स वहाँ पर वो कर रहे हैं, या फिर जो न्यू सेटलमेंट्स वहाँ पर हो रही हैं, जो टेरिटरी का ऑक्यूपेशन हो रहा है, तो वो चीज़ें गलत हैं। एंड ये उसके एक्शन के लिए, इजराइल के एक्शन के लिए एक मैसेज है फ्रॉम अदर कंट्रीज़। वाइल व्हाट इजराइल थिंक्स, उनके अकॉर्डिंग जो भी कंट्रीज़ पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग विच वन कैन डू बाय अवॉर्डिंग द टेररिज्म। तो टेररिज्म को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इन दी एंड, हम कह सकते हैं। एंड उनका मानना है कि अगर पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा तो जो October 7 को जो इजराइल वॉर स्टार्ट हुई थी, जब हमास ने अटैक किया था, तो उससे भी बड़े अटैक्स इजराइल पर हो सकते हैं। नाउ हियर इज़ द बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव विच आई हैव प्रेजेंटेड। सो फाइनली हमने दोनों व्यू पॉइंट्स सुन लिए हैं। अब हमारा काम क्या है, हमको इन दोनों को कंबाइन करके वी हैव टू फॉर्म वन आंसर। अभी मैंने जो आंसर बनाया वो एक सैम्पल आंसर है। आपको अगर इससे डिफरेंट कोई आइडिया आता है तो यू कैन कमेंट दैट टू इन
इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी लोग और पढ़ पाएँ कि आप लोग क्या सोचते हैं. So here is the answer. Recognizing Palestine is a strong signal from many countries showing how global feelings are changing, but it doesn't immediately stop the fighting or help people in Gaza. Real change needs more than just recognition. It needs actual steps like a UN peace force or a big policy change from everyone involved. So this is all for our international news. हमने दो important news पढ़ी जो आपके SSB के लिए important है. First one is related to the H1B वीज़ा, जिसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वीज़ा प्राइस है या फिर जो वीज़ा फ़ीस है उसको इंक्रीज़ करके $100,000 कर दिया है. एंड इट हैज़ इम्प्लीकेशंस ऑन इंडियन यूथ, क्योंकि 71% ऑफ आर यूथ आर द वीज़ा H1B वीज़ा होल्डर्स. वेल, सेकेंड न्यूज़ वॉज रिलेटेड टू द रिकोगनिशन ऑफ पैलेस्टीन एंड उसको हमने अभी समझा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेशनल एक्शंस. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज़ नेशनल, एंड इसमें जो मैंने न्यूज़ कवर की है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द SSB एंगल. एंड ये न्यूज़ आई एम श्योर कि आपने अभी सुनी ही होगी, आप कहीं ना कहीं आपके पास ये आई होगी. इट्स रिलेटेड टू लद्दाख क्लैशेस. लद्दाख में अभी जो वॉयलेंट क्लैशेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है. एंड इसमें जो हमें पढ़ना है वो यही है कि क्या व्यू पॉइंट्स हैं दो पार्टीज़ के. इसमें दो पार्टीज़ अगैन इन्वॉल्व है. फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ द पीपल ऑफ लद्दाख. सो दिस न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट लद्दाख. एंड इसमें जो लद्दाख के लोग हैं दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड. अभी लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है एंड दे आर डिमांडिंग कि लद्दाख को भी एक स्टेट बनाया जाए ताकि उनको भी जो ऑटोनमी है वो मिले. अभी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि फॉर दिस स्टेटहुड पीपल आर प्रोटेस्टिंग. ये पीसफुल प्रोटेस्ट हैं. इससे पहले भी सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया है, जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं. बट अगैन ये स्टार्ट हुए थे 10 सितंबर से. एंड ये जो थे ये 35 डे प्रोटेस्ट थे, हंगर स्ट्राइक थी ये. अभी जो ये प्रोटेस्ट था, ये पीसफुल प्रोटेस्ट 24 सितंबर को वॉयलेंस में ट्रांसफ़र हो गए. किस लिए, क्या ट्रिगर था? क्योंकि जो 2 प्रोटेस्टर्स थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया ड्यू टू हेल्थ रीजंस. तो वो जो था एक ट्रिगर पॉइंट था. एक्चुअली दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट, बट जो वो गुस्सा है वो बहुत टाइम से है. बिकॉज किसी भी चीज़ को ट्रिगर होने के लिए एक सिंगल रीज़न की ज़रूरत होती है, बट उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है. कोई भी चीज़ इतनी वायलेंटली नहीं हो सकती जब तक बहुत ज़्यादा एग्रेशन किसी के अंदर ना भरा हो. तो दिस वाज द थिंग फ्रॉम दिस न्यूज़. अभी इस न्यूज़ को हम एनालाइज करते हैं फ्रॉम आर एंगल कि इसमें एक्चुअली डिमांड्स क्या हैं. अभी इस न्यूज़ में से जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Ladakh is demanding for statehood. But first of all, let us understand what is the difference between a union territory and a state. तो स्टेट की डिमांड एक्चुअल में हो किस लिए रही है, क्योंकि जो स्टेट होते हैं वो क्या है, एक फुल फ्लेश्ड फेडरेटिंग यूनिट हम उसे बोल सकते हैं. एंड उसकी खुद की गवर्नमेंट होती है. आपको पता है सारे स्टेट्स की खुद की गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, काउंसिल्स होती हैं, कुछ स्टेट्स में काउंसिल्स हैं. तो उनको क्या एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनमी मिलती है स्टेट्स को. वहीं जो एक यूनियन टेरिटरी है वो हम कह सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो किससे डायरेक्टली कंट्रोल में है. सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है और उसको जो ओवरसी करते हैं, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर होता है. तो एक्चुअली दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट इन द यूनियन टेरिटरी. तो जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था तो उसको 2 यूटीज़ में स्प्लिट किया गया था, JNK एंड लद्दाख. तो JNK को जो लेजिस्लेचर था वो दिया गया था, बट लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दिया गया. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है लद्दाख की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उनके पास जो ऑटोनमी है वो नहीं है. इसलिए जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए एक पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट जैसी फीलिंग वो लोग फील करते हैं. एंड वो लोग ये समझते हैं कि इट्स अ इनइक्वालिटी. नाउ द सेकेंड थिंग फॉर विच लद्दाख इज डिमांडिंग इज इन द इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल. अब 6th शेड्यूल है क्या? फ़िलहाल देर आर ओनली 4 स्टेट्स इन 6th शेड्यूल एंड वो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं. फर्स्ट इज़ योर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. अभी लद्दाख wants the same thing, क्योंकि लद्दाख में भी 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है. तो दे want the same thing कि हमको भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए. अब 6th शेड्यूल में आने के बाद मिलता क्या है? तो एक ऑटोनमी मिलती है. जो ये
सिक्स शेड्यूल है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 से ट्रेस कर सकते हैं। 244 में दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल एरियाज़। अब जब भी कभी भी सिक्स शेड्यूल की बात आती है तो हम लोग एडीसीज़ को ज़रूर सुनते हैं। एडीसीज़ क्या होती हैं? ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, हम कह सकते हैं गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं जो लोकलाइज्ड होती हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट में मल्टीपल एडीसीज़ हो सकती हैं। अब इनके पास क्या होती हैं? अपनी खुद की लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, जिनकी हेल्प से वो खुद के लिए लॉज बना सकते हैं, अपने पीपल या फिर अपने ट्राइबल लोगों के लिए लॉज बना सकते हैं। उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी और गवर्नमेंट पे। तो ये इस तरह की ऑटोनमी चाहता है लद्दाख। अभी जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा, इट्स रिलेटेड टू इफ़ लद्दाख इज़ डिमांडिंग स्टेटहुड देन वाई गवर्नमेंट इज़ अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट उनको वो स्टेटहुड क्यों नहीं दे रही है? तो सबसे पहला जो प्राइमरी कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो है रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि लद्दाख है अभी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर, हमारे जो बॉर्डर्स हैं विद पाकिस्तान एंड चाइना आर डिस्प्यूटेड देयर। तो नेशनल सिक्योरिटी का एक एंगल यहाँ पर बनकर आता है, क्योंकि अगर स्टेटहुड उनको दिया जाता है तो वहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो अभी जैसे जो रैपिड डिसीजंस लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो डिसीजंस भी डायरेक्ट होते हैं। जो भी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, फिर जो सिक्योरिटी मैटर से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो डायरेक्ट होते हैं और रैपिड होते हैं। बट अगर यही चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू करवाई जाएगी तो उसमें टाइम लगेगा और वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो ये तो एक आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट का। सेकेंड इज़ रिलेटेड टू द डोमिनो इफेक्ट। अभी क्योंकि केवल एक ही स्टेट ऐसा नहीं है जो स्टेट डिमांड कर रहा है, अलग बहुत सारे रीजन्स हैं। आई थिंक आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। जो बुंदेलखंड है एमपी में, इट इज़ डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट, वेल इन बोडोलैंड विच इज़ इन असम, वो भी डिमांड कर रहा है फॉर द सेम स्टेट। सो अगर एक को स्टेटहुड दिया गया तो बाकी जो जितने भी ये रीजन्स हैं दे विल कम अप कि हमें भी स्टेटहुड चाहिए। तो एक तरह से वो डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए वो लॉस है एंड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है फॉर दिस थिंग दैट इज़ द लद्दाख इज़ डिमांडिंग फॉर स्टेटहुड। With this, I'm sure you are able to understand what's going on in Ladakh and why people are protesting there. बट हमारे SSB के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी दैट। हम लोगों को अगैन वही बैलेंस पर्सपेक्टिव बनाना है। हमने दो व्यू पॉइंट्स देखे, हमने लद्दाखी पीपल का व्यू पॉइंट देखा एंड हमने गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट देखा, बट वी हैव टू प्रेजेंट इट इन अ बैलेंस्ड वे। जो लद्दाख है उसमें 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है, दैट्स वाई दे आर डिमांडिंग फॉर देयर इंक्लूजन इन सिक्स शेड्यूल, ताकि उनको जो एक ऑटोनमी है वो मिल पाए। एंड दे आर डिमांडिंग फॉर स्टेटहुड क्योंकि यूटी में फ़िलहाल जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल कर रहा है। तो जो उनकी वॉइसेस हैं उनको सुनने वाला, आई थिंक दे आर फीलिंग दिस थिंग दैट उनकी वॉइसेस को नहीं सुना जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है उनका व्यू पॉइंट ये है कि अगर वो लोग लद्दाख को यूटी बना के रखेंगे तो वो गवर्नमेंट से थोड़ी क्लोज रहेगी, और जो नेशनल सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो भी तब ख़त्म हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, यू कैन सी जो लद्दाख इशू है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, फिर क्लासिक केस है ऑफ बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विथ रीजनल एस्पिरेशंस। तो योर जॉब एज अ फ्यूचर ऑफिसर इज़ टू अंडरस्टैंड ऑल साइड्स ऑफ द स्टोरी, नॉट जस्ट द हेडलाइंस। एंड अभी आप मुझे कमेंट्स में यू कैन राइट योर आंसर्स, लाइक हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग टू पर्सपेक्टिव्स. So don't worry about how your answers are coming up. I'll check every answer. So try to write all of them in the comments. I'll check all of them. And I'll try to provide feedback as well. Now let's move forward. हमारे GD के लिए क्या पॉइंट्स इस न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट हैं वो हम लोग देख लेते हैं. तो अभी जैसे मैंने रिपीट किया कि 97% ऑफ द पॉपुलेशन इन लद्दाख इज़ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो ये आप डेटा पॉइंट याद रख सकते हो. अभी जब से 370 आर्टिकल जो है वो एब्रोगेट किया गया है, तब से जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म सेक्टर है लद्दाख में, उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखा गया है. उसका नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो. बाकी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस लद्दाख का पता ही है, वो यूनियन टेरिटरी है.
एंड उसको कब बनाया गया था यूनियन टेरिटरी? 2019 में, जब दोनों को बाइफरकेट किया गया था, दोनों स्टेट्स को, दोनों यूटीज़ को। एंड जो 6 शेड्यूल है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, अगर हम लोग देखेंगे कौन से आर्टिकल में है, तो इट इज़ 244। एंड वहाँ पर जो ADCs हैं, ADCs क्या होती हैं अभी आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने ग्रुप डिस्कशन के लिए, आप इनको यूज़ कर सकते हो। एंड आई एम श्योर कि आप जब इनको यूज़ करोगे, अभी जब आप कभी ट्राई करो घर पर भी, तो ट्राई टू यूज़ देम इन योर आर्ग्यूमेंट्स। आप देखना, आपको जो अपनी आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको अच्छी लगने लगेंगी, खुद ही अच्छी लगने लगेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस न्यूज़। अभी डिफेंस सेक्शन के लिए व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं एक अलग से आपको पूरे वीक का डिफेंस सेक्शन अलग से एक 1 डे मैं कोई डिसाइड कर लूँगी, मे बी ऑन सैटरडे मैं आपको डिफेंस का पूरा एक अलग से न्यूज़ वीडियो दूंगी, जिसमें सारी की सारी न्यूज़ होंगी रिलेटेड टू डिफेंस। एंड उसमें ही मैं हमारी जो मिलिट्री नॉलेज है उसको कवर करूँगी। मिलिट्री नॉलेज क्योंकि SSB के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं वहाँ पर अलग से कवर करूँगी, ताकि आपको बाद में रिवाइज़ करने के लिए भी ईजी हो जाए। सो नाउ कम्स द सेक्शन जहाँ पे आपका काम ज़्यादा है, मेरा काम कम है। सो दिस इज़ द साइकोलॉजी टेस्ट सेक्शन। अभी साइकोलॉजी टेस्ट के लिए वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। इन साइकोलॉजी टेस्ट यू ऑल नो कि देर आर सेक्शंस SRT, WAT, TAT एंड ST। तो ST यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन ST, वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। बट फॉर SRT, WAT एंड TAT वी कैन डू प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जो SRT आपको दिख रही है, हाँ, अभी आपको क्या करना है, जो ये SRTs और WATs मैं आपको दे रही हूँ, इफ़ यू कैन राइट योर आंसर्स इन कमेंट्स। इफ़ यू don't want to write them in comments, you can write in your notebooks or anywhere you want, but from my side practicing these things will help you a lot in your SSB। तो सबसे पहले जो SRT है, SRT में एक्चुअल होता क्या है कि हमें एक सिचुएशन दी जाती है एंड वी हैव टू रिएक्ट। हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे वो डिसाइड करता है हमारी साइकोलॉजी पे। सो लेट्स सी, जो फर्स्ट हमारी SRT है आज के लिए वो ये है, while in discussion his friend shouted at him that he don't know anything, so how he will react, you have to write this thing. Now comes our TAT, which is there is a picture here, so you have to write a story, and keep in mind you have to write this the story in 4 minutes। आपको पहले इसको एनालाइज करना है पिक्चर को, कि इसमें ऑब्जर्व करना है क्या है, देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी। आप अपनी स्टोरीज कमेंट्स में लिख सकते हो, आई कैन चेक फ्रॉम देयर। देन कम्स आर WAT में 3 वर्ड्स हैं, सॉरो, वाइल्ड लाइफ एंड न्यूज़। यूजिंग दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट सेंटेंसेस। मेक श्योर योर सेंटेंसेज आर शॉर्ट, क्योंकि आपको 15 सेकेंड्स मिलते हैं एक सेंटेंस को लिखने के लिए, तो उतने सेकेंड्स में आप कितना बड़ा सेंटेंस लिख पाओगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो सेंटेंस को। So with this, our video is about to end, and in the end I want to say that I'm grateful to have an audience like you, because you people are very much supportive. And this was my first lecture. I was little bit nervous, but I tried my best to record the video and to not show that nervousness. In the end, I want to say one more thing, that if you find something like if I can improve somewhere, you can suggest me in the comments. And also अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, then you can comment that too, because that gives me the motivation, like I'm on the right track. So again, see you again in next video. Till then, bye.